हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं जिस विषय को आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसके लिए आज मैं आपके पास यहाँ मुखातिब हो रहा हूँ, वो कोई ऐसा विषय नहीं है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, और वो कोई ऐसा विषय भी नहीं है जिसके बारे में आपने नहीं सुना होगा। और वो विषय है करियर काउंसलिंग। क्या है करियर काउंसलिंग? क्यों है करियर काउंसलिंग? कैसे होती है करियर काउंसलिंग? क्या ये महत्वपूर्ण है या नहीं है? वेदर इट होल्ड्स एनी सिग्निफिकेंस और नॉट? ये किन के लिए है? क्या ये बच्चों के लिए है? क्या ये उनके अभिभावकों के लिए है? क्या ये उनके फ्रेंड्स के लिए है? क्या ये समाज के लिए है? ये किन के लिए है? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। मैं ये मानता हूं, जो मेरा अनुभव कहता है, करियर काउंसलिंग होनी स्टूडेंट्स के लिए चाहिए, पर क्योंकि इसके अंदर निर्णायक कहीं ना कहीं हमारा समाज भी होता है, अभिभावक भी होते हैं, यानी कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, पीयर्स भी होते हैं, ये सभी के लिए। मगर आज मैं ज्यादा फोकस अपनी बातचीत को करियर काउंसलिंग उनके लिए करूंगा जिनको सही माने में इसकी जरूरत है, और वो है हमारे विद्यार्थी, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे। बच्चे किस एज ग्रुप के? वो बच्चे जो 10वीं के बाद अपना विषय का चयन करना चाहते हैं, वो बच्चे जो 12वीं के बाद अपने कोर्स का चयन करना चाहते हैं, वो बच्चे जो ग्रेजुएशन में अपने करियर को किस तरह से आगे लेकर जाएं, ये उनके लिए है। 10वीं में जैसे कि हमको जानकारी है कि हमारे यहाँ भारत देश में एक पैटर्न फॉलो किया जाता है, उसमें 3 स्ट्रीम्स ही होती हैं। मेडिकल, जिसको या हम कहें उसको साइंस में हमारे यहाँ 2 पार्ट होते हैं, मेडिकल और एक उनको नॉन मेडिकल कह दिया जाता है। मेडिकल का मतलब होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और नॉन मेडिकल का मतलब हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। दूसरा कॉमर्स और तीसरा आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटीज। जब बच्चा 10वीं पास करता है, वो सोचता है कि मुझे क्या लेना है, पर प्रश्न यही है कि क्या वो सही में सोचता है या वो सिर्फ सोचता है और उस सोच के पीछे कुछ लोग होते हैं, लेकिन कारण नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या वो जो प्रभावित करते हैं, क्या वो सकारात्मक सोच से प्रभावित करते हैं या वो नकारात्मक सोच से प्रभावित करते हैं, या उनका प्रभाव होता ही नहीं है? ये भी एक प्रश्न है। तो 10वीं के बाद जब भी हमें स्ट्रीम सिलेक्शन करनी है, उसके लिए करियर काउंसलिंग की जरूरत है। 12वीं के बाद जब हमें कोर्स सिलेक्शन करना है, तो भी हमें इसकी जरूरत है, और ग्रेजुएशन के बाद तो जैसे मैंने बताया जरूरत है ही। मैं इसे अगर आगे बढ़कर देखता हूं, प्रोफेशनल्स के लिए भी करियर काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है। कई बार वो ऐसे किसी करियर में किन्हीं भी वजहों से जो उनके बस में है या नहीं है, फंस जाते हैं, जिसमें से वो निकल नहीं पाते। वो ऐसा उनको भंवर लगता है जिससे वो निकल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी है। परंतु अगर हम 10वीं से ही अपने विषयों का चयन ऐसा करें जिससे हमें 12वीं में भी कोई प्रॉब्लम ना आए, और ना ग्रेजुएशन या हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पर प्रॉब्लम आए, और हमारे लिए दैट शुड बी ए सक्सेसफुल एंड साइड लाइफ, जिसको हम करियर में कहते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि 10th के बाद विषय की सिलेक्शन की कैसे की जाए। विषय जैसे मैंने आपको जिक्र किया, हमारे यहाँ पर मेडिकल, नॉन मेडिकल की बात करें, कॉमर्स की बात करें, अक्सर हमारे यहाँ ये कहा जाता है, और जब मैं भी पढ़ता था, और शायद आज भी कहीं ना कहीं वो व्याप्त है, थोड़ा कम हुआ है, पर मैं अभी भी कहूंगा कि समाज में ये सोच कहीं ना कहीं अब भी व्याप्त है कि अगर मेरे कुछ अच्छे नंबर हैं तो मैं साइंसेस की तरफ चला जाऊंगा, मैं विज्ञान की तरफ चला जाऊंगा, और अगर मेरे कुछ ठीक ठाक नंबर हैं तो मैं कॉमर्स यानी कि वाणिज्य की तरफ चला जाऊंगा, और अगर मेरे नंबर बहुत कम हैं तो मैं आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटीज की तरफ चला जाऊंगा। मगर क्या ऐसा सोचना सही है? क्या ऐसे ही सोचा जाना चाहिए 10वीं के विषयों को लेकर? क्या इस तरह से सोचना क्या प्रभावी है? क्या उसका कुछ सही में प्रभाव है? मैं जहां तक अनुभव करता हूं, मैं जहां तक 10वीं के बाद जब मैंने अपना विषय सिलेक्ट किया, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मुझे करियर काउंसलिंग मिली होती तो शायद मैं कहीं बेटर ऑफ होता। लेकिन आजकल के टाइम पे कुछ ऐसे, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, देयर आर सम टूल्स बाय व्हिच यू कैन सिलेक्ट योर यू कैन गो फॉर अ स्ट्रीम सिलेक्शन। अब वो कैसे की जाती है? वो टूल्स क्या हैं? क्या वो टूल्स सही में कारगर हैं या वो सिर्फ कहने की ही बात? क्या वो टूल्स में हम करियर काउंसलिंग को ऐसे देख रहे हैं कि जैसे मेरे जैसा कोई व्यक्ति होगा, उसके सामने एक बच्चा बैठा होगा, उसके सामने उसके अभिभावक बैठे होंगे, और वो एक करियर के बारे में बातचीत करेंगे, वो उससे कुछ रैंडमली कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ प्रश्न उत्तरी एक कार्यक्रम होगा, और फिर उसके बाद हम उस पर चले जाएंगे। शायद पहले ऐसा होता था, मगर अब नहीं। आजकल के युग में बहुत सारे टूल्स ऐसे आ गए हैं जो कि सही में आपको विद प्रिसिशन, एक बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि एकदम प्रभावी ढंग से वो आपको बताएंगे, जिसकी एक्यूरेसी जिसको मैं कहूं, वहां तक आपको पता लगे। उन टूल्स में एक टूल है साइकोमेट्रिक टेस्ट। अब साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या है? ये भी शायद आपने सुना होगा, साइकोलॉजी सबने सुना है, और इस वर्ड का उद्गमन भी वहीं से ही हुआ। अब वो साइकोलॉजी है किसी का मन, किसी की मनोस्थिति। वो मन क्या है? वो मन किस तरह से चलता है? अगर वो मन चंचल है, क्या वो मन चंचल नहीं है? क्या वो मन शरारत की तरफ जाता है? क्या वो मन ठहराव की तरफ जाता है? क्या इसका कुछ असर हमारे स्ट्रीम सिलेक्शन पर भी होना चाहिए, हमारे करियर सिलेक्शन पर भी होना चाहिए, हमारे कोर्स सिलेक्शन पर भी होना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल होता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल इट इज बीइंग सेड दैट दीज टाइप ऑफ थिंग्स अफेक्ट्स योर करियर ग्रोथ, योर करियर पाथ, योर करियर रोड मैप, हाउ इट शुड बी। मैं इसमें आज ये बातचीत करना चाहूंगा कि साइकोमेट्रिक टेस्ट किस तरह से होता है। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। ये साइकोमेट्रिक टेस्ट कई कंपनीज भी करवाती हैं, मगर क्या वो प्रभावी होती हैं? ये भी एक प्रश्न है। अब इसके अंदर साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाएं, लेकिन साइको
साइकोमेट्रिक टेस्ट का भी एक तरीका है, उसको एक एनालाइज करने का तरीका। आज मैं अगर बातचीत करूं, मैं इसको आपको सरल ढंग में समझाता हूं। आपको कोई प्रॉब्लम हुई किसी भी तरह का, कोई आपको पेट में प्रॉब्लम है, सिर में प्रॉब्लम है, आप एक डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर ने आपको कहा कि आप किसी पैथोलॉजिकल लैब पर जाइए और अपना टेस्ट करा लीजिए। आप वहां अपना सैंपल देते हैं और उसकी एक रिपोर्ट आती है। वो रिपोर्ट जो है, वो रिपोर्ट ऐसा तो नहीं है कि आप उसको अपने घर लेकर चले जाते हैं। वो रिपोर्ट आपको फिर उसी फिजिशियन के पास लेकर जानी है जिसने आपको वो टेस्ट रिकमेंड किया, और वो फिर उसके आधार पर आपकी उस रोग का निवारण के लिए आपको कुछ ना कुछ औषधियां, कुछ ना कुछ दवाइयां आपको देंगे। यही सेम प्रोसेस इसमें है कि आपको एक करियर की प्रॉब्लम है, आप एक फिजिशियन के पास गए। यहाँ फिजिशियन कौन है? यहाँ पे एक करियर काउंसलर है, एक करियर साइकोलॉजिस्ट है, एक सर्टिफाइड करियर एनालिस्ट है, और फिर वो आपसे मिलता है, आपसे 20-25 मिनट की बातचीत करता है। ये 3 स्टेप प्रोसेस है। इसमें पहला प्री काउंसलिंग आता है। वो 3 स्टेप प्रोसेस में, जैसा कि मैंने आपको डॉक्टर का एग्जांपल दिया, उसमें पहले वो आपसे मिलता है, आपसे कुछ बातचीत करता है, आपसे कुछ जानकारी एकत्रित करता है। He takes some information out of you. He tries to understand you. वो लगभग 20-25 मिनट, आधा घंटा होता है, और उसके बाद वो आपको एक टेस्ट की तरफ ले जाता है, जो टेस्ट लगभग 45 मिनट, 1 घंटे का होता है। वो टेस्ट की जो रिपोर्ट है, उसके आधार पर करियर साइकोलॉजिस्ट या करियर काउंसलर एक अपनी रिपोर्ट बनाता है, और वो रिपोर्ट बनाने के बाद जब उसके ऊपर कम से कम उसको 1-2 दिन लगते हैं, वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है। फिर जो बच्चा है और उनके अभिभावक है, उनको बुलाया जाता है, और कम से कम 1.5 से 2 घंटे का सेशन उनके साथ लिया जाता है। तो मैं इन अ नटशेल कहूं कि ये एक प्रोसेस है, 3 स्टेप, जिसमें प्री काउंसलिंग हो गया आपका, टेस्ट हो गया आपका, और फिर वो जो टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट आई उसको एनालाइज आप कर सकते हैं, उसको एनालाइज किया जाता है, और उसके आधार पर फिर आपको आपके करियर्स आपके बताया जाता है। अब आपका प्रश्न ये भी होना चाहिए, आपके मन में एक जिज्ञासा हो सकती है कि ये टेस्ट है क्या, ये किस तरह का एक टेस्ट है? ये टेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। आज आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन को हर तरह से प्रभावित कर रही है, और इसका सबसे बड़ा जो अगर हम एग्जांपल देखते हैं, सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो हमारा मोबाइल फोन। तो आजकल हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, और इसकी एक्यूरेसी समवेयर अराउंड 97.8% के आसपास आती है। और मैं ये रिकमेंड करता हूं सारे स्टूडेंट्स को कि जब आप सिलेक्शन के लिए जाएं, किसी एक करियर साइकोलॉजिस्ट से मिले, किसी एक करियर काउंसलर से मिले, जो आपको इस प्रोसेस के थ्रू लेकर जाए और आपको कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह से आपकी हेल्प कर पाए, आपको समझा पाए। एक जो करियर्स का समुंदर है, आपको उस समुंदर में से एक स्ट्रीम कैसे बनानी है वो वहां से निकाल पाए, तो आपका जो फ्यूजन है वो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन को यहाँ पर एड्रेस किया जा सकता है, और वो भी वैज्ञानिक आधार पर। वैज्ञानिक आधार कैसे हुआ? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड जो ये टेस्ट हो। जब आप इस तरह से कोई भी चीज, जब कोई वैज्ञानिक आधार होगा, तो हमारा उस पर कहीं ना कहीं विश्वास भी होता है, और कहीं ना कहीं हम एक लॉजिकल कंक्लूजन पर भी पहुंचते हैं। तो मेरा यह मानना है कि करियर काउंसलिंग की जानी चाहिए, हर बच्चे को करवानी चाहिए, 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक करवानी चाहिए, और अगर आगे भी कोई प्रॉब्लम आती है तब भी करवानी चाहिए। इसमें मेरा एक और मानना है, कई लोग ये कहते हैं कि जब करियर बच्चे ने सिलेक्ट कर ही लिया है, जब उसको पता है कि मैंने साइंस लेनी है, तो फिर हम करियर काउंसलिंग क्यों करवाएं? बिल्कुल सही है, लेकिन क्या वो सही निर्णय है, ये जानने के लिए भी आपको करियर काउंसलिंग जरूर करवानी चाहिए। इसी के साथ मैं आज का जो मेरा टॉक है वो मैं समाप्त करता हूं, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको कुछ ना कुछ और नया लेकर इसी विषय पर या इससे मिलते जुलते विषय पर जरूर लेकर आऊंगा। नमस्कार।